Hello friends, the article which we are analyzing is published on Hindu July 7th. The title of the article is There is no one to fill Mahalanobis' shoes. It is written by Atanu Biswas. Prasant Chandra Mahalanobis is called India's plan man and architect of country's statistical system. ये आर्टिकल उनके बारे में बताता है और कंपैरेटिवली जो एक कंपैरिजन करता है कि अभी जो कोविड और जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति है उस स्थिति में किस तरीके से डेटा और उसकी एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो इस संबंध में इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में प्लानिंग के लिए और जो डेटा एनालाइजिंग डेटा जो उनकी एक्सपर्टाइज थी और डेटा एनालिसिस को लेके इसके बारे में आर्टिकल उनके कंट्रीब्यूशन को याद करता है और उनकी जो कमी है वो एज पर ऑथर अभी तक कोई फिल नहीं कर पाया। ही वॉज सच ए पायनियर पर्सन, ही वॉज ए इंस्टीट्यूशनल बिल्डर आल्सो, बिकॉज उन्होंने एक नेशनल सैंपल सर्वे इस्टेब्लिश किया और उसके बाद एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी 1951 में इस्टेब्लिश किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में खासकर जो प्लानिंग और जो डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल वे से जो प्लानिंग होती है उसके लिए प्रशांत चंद्र महालनोबिस की कंट्रीब्यूशन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस संबंध में जो बंगाल में जो फेमाइन हुआ था 1943 में जो हुआ था जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, उसके बारे में अमर्त्य सेन ने अपनी बुक जो पॉवर्टी एंड फेमाइन में लिखा है कि पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, वॉर टाइम इन्फ्लेशन, स्पेकुलेटिव बाइंग एंड पैनिक होर्डिंग वेर द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द डिवास्टेशन ऑफ बंगाल फेमाइन। तो जो अमर्त्य सेन का जो आर्गुमेंट है कि उस जो फेमाइन की वजह से जो डिवास्टेशन हुआ वो कारण वो वहां तलाशते हैं कि किस तरीके से लोगों ने स्पेकुलेशन में बाइंग की, पैनिक होर्डिंग किया और उसकी वजह से एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होने की वजह से, हालांकि अन्न था, अनाज की कमी नहीं थी, लेकिन उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, इसकी वजह से बंगाल फेमाइन की प्रॉब्लम हुई। और उसी संबंध में मधुश्री मुखर्जी का एक बुक है जो उन्होंने 2010 में लिखा है, चर्चिल सीक्रेट वॉर, जिसमें वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय के जो थे विंस्टन चर्चिल को ब्लेम करती हैं कि उन्होंने जो रिसोर्स थे, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन था, वो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया बंगाल से अपनी दूसरी जगह, पर्टिकुलरली ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए और दूसरे रिक्वायरमेंट के लिए, और इस तरीके से वहां पर स्कार्सिटी पैदा करी और उसमें फेमाइन हुआ और फेमाइन में इतने बड़ी संख्या में लोग मारे गए। लेकिन हम देखते हैं कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस का अप्रोच डिफरेंट था। उन्होंने जो ट्रूथ था, जो एक्चुअल सिचुएशन थी, उसको जानने के लिए उन्होंने सर्वे का सहारा लिया और ही कंडक्टेड ए लार्ज स्केल सैंपल सर्वे of Bengal's famine ravaged villages between 1944 and February 1945. He did this survey for finding out the causal analysis, to do causal analysis and to assess the extent of disaster and an estimate of number of people got affected due to famine. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी और उसके सर्वे के द्वारा उन्होंने अपने कंक्लूजन को ड्रा किया। और उस जो उनके डेटा से, जो उनके सर्वे से जो बात निकल के आई वो ये थी कि 1/4 of the number of families who owned rice land
जो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड को जो लोग ओन करते थे, ऐसी फैमिली, दे वर टू मैनी पीपल, 1.5 मिलियन पीपल। उनकी कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर फेमाइन क्या हुई? तो जो लैंड ओनिंग फैमिली थी बिफोर फेमाइन, फेमाइन के बाद या तो उन्होंने अपने लैंड को सोल्ड कर दिया कंप्लीटली या पार्शली सोल्ड किया, या फिर उसको मॉर्टगेज में दे दिया। तो ये चीज एक लार्ज स्केल सैंपल सर्वे से निकल कर आई। और जो इकोनॉमिक कंडीशन थी of around more than 4 million people of that particular region got deteriorated, उनकी इकोनॉमिक स्थिति बदतर हो गई। और जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी थी वो और बढ़ गई, इकोनॉमिक डिफरेंसेस फर्दर एटेन्यूएटेड। लेकिन एक काफी बड़ा वर्ग था, दैट इज अराउंड 85%, जो कि फेमाइन से अनअफेक्टेड था। तो हम देखते हैं कि एक काफी बड़ा वर्ग जो था वो फेमाइन से अनअफेक्टेड रहा, लेकिन जो वर्ज में थे, जो वल्नरेबल सेक्शन था, वो लोग फेमाइन से काफी प्रभावित हुए। सो ये एक चीज, उनका एक कंट्रीब्यूशन जो बंगाल फेमाइन को, उसके काज को और उसके जो क्या कहते हैं इफेक्ट था, उसको साइंटिफिक और बेस्ड ऑन फैक्चुअल पोजीशन के आधार पे उन्होंने बंगाल फेमाइन को एनालाइज किया। और ये सारी चीजें बाद में गवर्नमेंट को करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, प्लानिंग के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए काफी हेल्पफुल सिद्ध हुई। और इस डायरेक्शन में महानुबोलिसिस का जो कंट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, वो उभर के आता है, क्योंकि ही बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्थी statistical heritage in India through his tireless effort over the years, and by his efficiency, wisdom, leadership, innovative ideas, and brilliance, he gave the kind of credential and respect to the organization and to this stream of statistical analysis of ground reality or for as a input to the economic planning। और इनका जो योगदान था, he was instrumental in establishing the National Sample Survey in 1950 and Central Statistical Organization in 1951। इनके काम करने के तरीके में एक चीज जो ऑथर ने बताई है वो ये थी कि ही वॉज वेरी केयरफुल अबाउट डेटा की एक्यूरेसी को लेके। ये डेटा जो भी सैंपल सर्वे करने के लिए जो सर्वेयर जाते थे, उसको ये कई माध्यम के थ्रू सेकेंडरी डेटा और थ्रू बाई कई अदर माध्यम से वो ये देखते थे कि जो डेटा की सैंक्टिटी है वो मेंटेन रहे, डेटा में कोई इनएक्यूरेसी, कोई बायस या कोई गलत इंफॉर्मेशन ना आए। और इस डायरेक्शन में उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट लेने के लिए वो हमेशा तैयार थे। ऑथर यहां रिकॉल करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन को और ये कहते हैं कि ही वॉज मोर रिलेवेंट टुडे, जबकि सॉरी आज के समय में जो एक्यूरेसी है डेटा की, उसको लेके कई तरीके के विवाद हो रहे हैं, उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जो उनका योगदान था और जो उनका कमिटमेंट था डेटा की एक्यूरेसी को लेके, वो आज के संबंध में काफी प्रासंगिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक डेटा है या जो कोविड रिलेटेड डेटा है,
इसकी डेटा की सैंक्टिटी को लेके काफ़ी तरीके के क्वेश्चनिंग हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज पर ऑथर कि अभी तक उनकी जो कंट्रीब्यूशन या उनका जो स्टेचर है उसको कोई दूसरे लोग नहीं पा पाए हैं, और देर इज नो वन टू फिल महानवोलिस शूज. So this is the way author analyze the present situation. I hope with this I conclude my analysis of first article. I hope this will help you to improve your understanding. Thank you.